हम लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन करने जा रहे हैं जीओसी या बीओसी में, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाए। उसमें करने जा रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी तक हमने आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर ये सब कर चुके हैं और आगे हम एनकाउंटर करने वाले हैं रिएक्शंस को। इनको एनकाउंटर करने की वजह से, इनको समझने के लिए, यदि हम आगे एनकाउंटर करेंगे तो उसको समझना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या है, उसमें हम सब टॉपिक्स उसका लेंगे बाद में। फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स को समझेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्या। तो जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। दो तरह के टर्म यहाँ पर यूज किए जाते हैं, एक तो सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट। इससे हमारा बनता है प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पर सबस्ट्रेट का क्या मतलब है? तो सबस्ट्रेट का मतलब है, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हमेशा माइंड में रखेंगे। और ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन। तो कार्बन कंपाउंड के रिएक्शन में कार्बन जरूर इन्वॉल्व होगा। तो जो रिएक्टेंट कार्बन एटम या कार्बन एटम वाले पूरे मॉलिक्यूल को सप्लाई करता है, उसको कहते हैं हम सबस्ट्रेट। और रिएजेंट जो उस कार्बन कंपाउंड को, कार्बन मॉलिक्यूल को किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज होने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट में चेंज होने में हेल्प करता है, यानी दूसरा जो रिएक्टेंट है वो कहलाएगा रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट हमारा जो कार्बन सप्लाई करता है, यानी कार्बन एटम प्रोवाइड करता है, और रिएजेंट जो उसको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, यानी दूसरे वाला रिएक्टेंट। एक ऐसा रिएक्टेंट जो कार्बन एटम या कार्बन वाले मॉलिक्यूल को सप्लाई करता है, मॉलिक्यूल देता है, प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। और दूसरा उसमें रिएक्टेंट रिएजेंट कहलाएगा। कभी कभी केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के पास कार्बन प्रेजेंट हो दोनों रिएक्टेंट में। तो दोनों रिएक्टेंट में यदि कार्बन प्रेजेंट है तो उसमें से आप जिसका रिएक्शन करवा रहे हो उसको हम अपना सबस्ट्रेट मान लेंगे, और जिसके हेल्प से रिएक्शन करवा रहे हो दूसरे रिएक्टेंट, उसको हम अपना रिएजेंट मान लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, यानी 2-मिथाइल 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन है। अब इस पर हमने OH- इसको दिया और इसके बेसिस पर इसमें हमने किसको क्या बनाया? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो यदि अभी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, जिससे हमारा Cl- यहाँ पर निकल जाएगा, तो इसमें से कार्बन किसने सप्लाई किया? कार्बन एटम किसने प्रोवाइड किया? कार्बन का पूरा मॉलिक्यूल किसने प्रोवाइड किया? एक पार्ट किसने प्रोवाइड किया? इसने प्रोवाइड किया। तो यह हमारा हो जाएगा सबस्ट्रेट। और OH- या हो सकता है ये K के साथ मिला हुआ हो, तो यहाँ पर KCl बनेगा। तो OH- वाला कोई भी ग्रुप या अकेला OH- को यदि दिखाया जाए तो ये हमारा रिएजेंट हो गया। तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ पर ले लिया एक एल्डिहाइड और एक हमने ले लिया है CH3MgCl। अब यहाँ पर दोनों में ही कार्बन है, दोनों ही कार्बन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर कौन होगा रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट होगा सबस्ट्रेट और कौन सा रिएक्टेंट हो जाएगा रिएजेंट? इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे हम किसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यदि हम इसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं तब तो ये हमारा सबस्ट्रेट होगा और ये हमारा रिएजेंट होगा। आगे पढ़ेंगे, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये कहलाता है हमारा। ये हमारा यहाँ पर सबस्ट्रेट हो सकता है। यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी और कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं इसके हेल्प से, तो ये हमारा सबस्ट्रेट हो जाएगा, फिर ये रिएजेंट हो जाएगा। तो यदि दोनों के पास कार्बन एटम या कार्बन वाला पूरा ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनमें हम आर्बिट्ररली ले सकते हैं, अपनी मर्जी से वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो हमारा हो जाएगा सबस्ट्रेट और दूसरा हो जाएगा रिएजेंट।
अब यहाँ पर हम दिखाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक हमारे पास सबस्ट्रेट है, दूसरा रिएजेंट है, उससे एक न्यू प्रोडक्ट बना है। न्यू प्रोडक्ट बनने में हुआ क्या है, C और Cl के बीच का बॉन्ड टूटा है और C और O के बीच में बॉन्ड बना है। अब जब बॉन्ड एक क्लीवेज होगा, बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों को हम इलेक्ट्रॉन का किधर किधर मूवमेंट हो रहा है उसको दिखाते हुए, रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है इनको भी दिखाते हुए, थर्मोडायनेमिक कभी कभी इफेक्ट क्या है उसको दिखाते हुए, इन सब को दिखाते हुए जब हम रिएक्शन को पूरा रिप्रेजेंट करते उसके हर एक स्टेप को दिखाते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कर्व्ड एरो के थ्रू दिखाया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है कि इलेक्ट्रॉन किधर गया है, कौन सा बॉन्ड टूटा है और कौन सा न्यू बॉन्ड बनने जा रहा है, इनके बीच में उसका स्पीड क्या है, इन सब को इंक्लूड करके जो कुछ भी हम बताते हैं वो सब रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कुछ स्पीसीज बनते हैं, उस स्पीसीज को हम समझने जा रहे हो क्या क्या बनेगा और स्पीसीज बनेगा कैसे, तो उसके बाद हम अगले उसमें करने जा रहे हैं इसको। तो हमें यहाँ पर करना है कि रिएक्टेंट सबस्ट्रेट में बॉन्ड का किस तरह से क्लीवेज होता है, किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, तो उसको हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन की जो टेंडेंसी है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की ही, इसलिए हमने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन लिखा है, सॉरी फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड लिखा है। कोवलेंट बॉन्ड का यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा। और मैंने इससे पहले क्या बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म में, रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनेगा न्यू बॉन्ड। तो बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने के, टूटने के कैसे प्रोसेस हैं उसको हम सबसे पहले समझेंगे। तो बॉन्ड का ब्रेक डाउन दो तरीके से हो सकता है। एक ब्रेक डाउन होता है हमारा हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक ब्रेकडाउन या हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ब्रेकडाउन की जगह कई बार टर्म यूज किया जाता है क्लीवेज। क्लीवेज मतलब भी बॉन्ड का ब्रेकिंग। हेट्रोलिटिक मतलब क्या है, हेट्रो मीन्स ऑड, हेट्रो टर्म का मीनिंग है ऑड, लिटिक मतलब क्लीवेज, ऑड टाइप की स्पीसीज बनेगी, यानी टूटने के बाद दोनों स्पीसीज का जो नेचर होगा वो डिफरेंट होने वाला है। ये कब होता है, जब आपका कार्बन के साथ उससे कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो या उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो। जब ऐसे बॉन्ड में इस तरह की कंडीशन हो तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होने के चांसेज हैं। उसमें होगा क्या, जैसे हम मान लेते हैं CH3 के साथ Cl अटैच था, तो ये जो बॉन्ड है ये दो इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, ध्यान रखेंगे, और Cl हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो Cl की तरफ मूव कर सकता है, दोनों ही बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ मूव कर सकता है। तो यदि इस तरह से मूव करेगा तो CH3 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों, क्योंकि जब बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन Cl का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन C का है जो शेयरिंग में दिया गया है, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, उसी से दोनों की ऑक्टेट पूरी हुई थी। अब यदि दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जा रहा है, एक तो Cl का अपना इलेक्ट्रॉन जा ही रहा है, दूसरा C वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास जा रहा है, जिसकी वजह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुका है और इस पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज। अब C का यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो क्लियरली एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में समझ चुके हैं। तो एक हमारा पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज बनेगी और एक बनेगा नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज। इसको आप केटाइन कह सकते हैं, और ये केटाइन किसका है, कार्बन का है, तो इसको कार्बोकेटाइन कहा जा सकता है। पहले इसको कार्बोनियम आयन कहा जाता था। ये कार्बोनियम आयन पहले कहलाता था, अब कार्बोकेटाइन कहलाता है। और ये हमारा एक एनाइन है और यहाँ पर ये क्लोराइड आयन हो गया। यदि हमारा इनऑर्गेनिक कोई वाला है तो उसमें IDE वर्ड लगाया जाता है नेगेटिव के लिए। ये हमारा एक एनाइन हो गया। तो केटाइन और एनाइन में जब क्लीवेज हो तो उसको कहेंगे हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि Cl- के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आया, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया।
और ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और यहाँ पर आप देखोगे CH3+ के पास सेक्सटेट है। ये सेक्सटेट का मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है अभी, क्योंकि जो ऑक्टेट वाला इलेक्ट्रॉन था 2 इलेक्ट्रॉन वो निकल चुका है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, C के पास 3 बॉन्ड है और इस पर एक प्लस चार्ज है। 3 बॉन्ड का मतलब हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर, बॉन्ड वाले हर एक 2 इलेक्ट्रॉन पर H का भी शेयर है और C का भी इक्वल शेयर है। C का यदि शेयर यहाँ पर माने, C के पास यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, नहीं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसको जनरली कहा जाता है केटाइन को सेक्सटेट। तो हमारे सेक्सटेट वाला है। और एनाइन में क्या होगा, ऑक्टेट पूरी होगी, साथ में किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो नेगेटिव चार्ज भी उस पर होगा, तो वो हमारा हो गया एनाइन। यानी इसकी ऑक्टेट पूरी रहती है, Cl- की ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक नंबर से ज़्यादा है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर जो हमारा बन जाता है केटायन, वो हो गया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम बाद में समझेंगे। तो जब आपका बॉन्ड का जो क्लीवेज है अनइक्वल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हो, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोलिटिक। और इसमें दोनों स्पीसीज क्या होता है, डिफरेंट बनता है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले किसी एक एटम की तरफ मूव करते हैं, और इसको जब दिखाएंगे तो एक एरो से दिखाएंगे। एरो हम उस एटम की तरफ डालेंगे जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इस सब बातों को ध्यान रखना है। और जनरली जो केटाइन बनता है वो सेक्सटेट होता है, और जो एनाइन बनेगा उसकी ऑक्टेट पूरी रहती है। इन सब बातों का ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अब होमोलिटिक क्लीवेज। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो हो सकता है दोनों एटम, हमने यहाँ पर पहले कार्बोकेटाइन बनाया, एक कार्बो एनाइन को समझ लेते हैं पहले। कार्बो एनाइन कब बनेगा, तो हम लोग यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज में हमने यहाँ पर क्या बनाया है, कार्बोकेटाइन बनाया है। तो कार्बो एनाइन भी बन सकता है, तो जरा उसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर कार्बो एनाइन कैसे बनेगा, यदि CH3 के साथ कोई मेटल अटैच है, मान लीजिए MgCl अटैच है, तो मेटल पर यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज और C पर नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो C की तरफ, क्योंकि C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो रहा है, तो CH3 पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर MgCl जो है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज में आएगा। अब यहाँ पर C की ऑक्टेट पूरी है, और साथ में इस पर एक इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक नंबर से ज़्यादा, यानी प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा है, इसलिए हमारा ये एनाइन हो गया। तो यहाँ पर कार्बोनाइन बन रहा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एनाइन है लेकिन कार्बोनाइन है, और ये हमारा केटाइन बन रहा है यहाँ पर। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में कार्बोकेटाइन भी बन सकता है, कार्बोएनाइन भी बन सकता है। हम मेनली कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन को ध्यान में रखेंगे। होमोलिटिक क्लीवेज अब हम लोग देखने जा रहे हैं। नाम ही यहाँ पर टर्म है होमो। होमो मीन्स होता है इक्वल। जब क्लीवेज इक्वल टाइप की स्पीसीज में हो, दोनों स्पीसीज सेम नेचर का हो, उसको कहा जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज। जैसे यदि C और H के बीच में क्लीवेज हो, C और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 माना जाता है, और CH बॉन्ड को एक स्टैंडर्ड लिया जा सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करवाने में। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जनरली CH बॉन्ड के साथ ही कंपेयर किया जाता है। इसको माना जाता है ये नॉन पोलर है। एक्चुअली थोड़ी बहुत पोलैरिटी तो होगी, लेकिन इतनी पोलैरिटी इतनी कम है कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर जनरली जो क्लीवेज होगा वो ज़्यादातर हो सकता है होमोलिटिक क्लीवेज हो। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है C और H के बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जा सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जा सकता है। और इसको हम किससे दिखा रहे हैं,
फिश हुक एरो से दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले में से एक एटम की तरफ, दूसरा दूसरे एटम की तरफ यदि मूव करके बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो, यानी दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, ऐसे भी कह सकते हैं, जो बॉन्डिंग उन्होंने लगाया था, तो उसको कहेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। इससे होगा क्या, CH3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो H के साथ सेटिस्फाइड है, एक इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, जिसको हम ऊपर डॉट के थ्रू दिखाएंगे, और H के ऊपर भी एक डॉट लगाएंगे, H का जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया था वो वापस आ गया। एक्चुअली है तो उसी का इलेक्ट्रॉन, डॉट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे उसको शो करने के लिए कि बॉन्ड में से क्लीव हो गया है। अब इससे दोनों ही डॉट वाला स्पेसिस बना, तो दोनों का नाम है रेडिकल्स, दोनों ही रेडिकल्स है। इसको कहेंगे मिथाइल रेडिकल और इसको कहेंगे हाइड्रोजन रेडिकल। अब दोनों रेडिकल बना तो सेम टाइप की स्पीसीज बन गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा हेप्टेट है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे इसको हम समझते हैं, 3 H के साथ है बॉन्ड और एक हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 3 H के साथ बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ईच बॉन्ड में, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7th इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर H के पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। H को जनरली 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तो इसी में 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ही ये रेडिकल हो गया। बाकी सब जनरली हेप्टेट होगा, बाकी सबके सबको हेप्टेट होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अब कार्बोकेटाइन, जो हमारा कार्बोकेटाइन बना था, कार्बानाइन बना था और रेडिकल बना है, उनकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए हम आगे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कैसे होगा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को समझने के लिए हम लोग लेंगे, यहाँ पर सीखेंगे एक नई चीज पहले, डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या चीज है, जैसे हमारे पास कोई भी एक कार्बन चेन है, ये H3 है, यहाँ पर 2 CH3 लगा हुआ है, एक को हम मान लेते हैं CH2 CH3 है, यहाँ पर CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। अब हर एक कार्बन की डिग्री अलग अलग है, तो देखिए जरा क्या क्या डिग्री है। एक हम यहाँ पर चेन को हटा के यहाँ पर एक CH3 लगा लेते हैं, यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन क्यों है, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, सिर्फ एक बॉन्ड कार्बन से सेटिस्फाइड है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डायरेक्टली अटैच एक ही कार्बन है, इसलिए इसकी 1 डिग्री। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच दोनों तरफ के कार्बन है, तो 2 कार्बन हो गए, यानी 2 बॉन्ड H से सेटिस्फाइड है और 2 बॉन्ड कार्बन से सेटिस्फाइड है, इसको कहा जाएगा 2 डिग्री। तो ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है। अब इस कार्बन के यदि हम देखें, एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे है, 3 बॉन्ड इसका कार्बन से सेटिस्फाइड है, यानी ये 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो इसलिए इसकी हो जाएगी 3 डिग्री। अब इस कार्बन की यदि देखी जाए, 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है और 1 कार्बन चेन इधर है, लेकिन डायरेक्टली अटैच है एक ही कार्बन से इधर, इसलिए टोटल 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। हर एक बॉन्ड, चारों के चारों बॉन्ड इसके कार्बन से सेटिस्फाइड है, इसको कहा जाएगा 4 डिग्री। और फिर ये दोबारा 1 डिग्री हुआ, क्योंकि एक ही बॉन्ड इसका कार्बन से सेटिस्फाइड है, यानी एक ही कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, ये भी एक ही कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, ये भी 1 डिग्री, और ये भी एक ही कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, ये 1 डिग्री, और ये इधर भी एक कार्बन से अटैच है और इधर भी एक कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, यानी 2 बॉन्ड कार्बन से सेटिस्फाइड है, इसलिए इसको कहा जाएगा 2 डिग्री, और इसको फिर दोबारा 1 डिग्री। इस तरह से कार्बन की डिग्री होती है। कार्बन की डिग्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि इस पर कोई चार्ज आता है तो वो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो स्पीसीज, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं तब तक कार्बन कंपाउंड स्टेबल होता है, लेकिन कार्बन कंपाउंड के ऊपर यदि कोई चार्ज आ गया तो उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अनस्टेबिलिटी को हम रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेरेटिवली कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, इसको हम समझ सकते हैं। अब यदि हमारे पास मान लीजिए कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन किसको कहते हैं, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कार्बोकेटाइन, और उस पर यदि नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो हमारा हो गया कार्बानाइन।
अब यदि तीनों को देखा जाए, मान लेते हैं H3 है और ये भी H3 है, तो आप देखेंगे कार्बोकैटाइन यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है कार्बानाइन से। दोनों ही 3 डिग्री वाला है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है उससे। ऐसा क्यों? तो आगे हम देखेंगे। ये सब जो है CH3 ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोनेट करने की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगा। यदि किसी भी इफेक्ट से चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो उससे हमारा स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और यदि यहाँ पर ये डोनेट करेगा फिर से CH3, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर डिग्री देख रहे हैं और डिग्री ने क्या किया है, दोनों की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करवाया है। तो अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, मैंने यहाँ पर बार बार बात किया है केटाइन और एनाइन बनता है। तो केटाइन और एनाइन क्या चीज़ है? तो केटाइन और एनाइन को यहाँ पर जनरली एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पर समझा जाता है। न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हो सकता है? तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। पहले हम न्यूक्लियोफाइल को समझते हैं। न्यूक्लियो का मीनिंग है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और फाइल का मतलब है सीकिंग, लविंग, यानी ये प्लस चार्ज को पाना चाहता है। प्लस चार्ज को कौन पाना चाहेगा? जो खुद ही नेगेटिव चार्ज वाला हो, जिसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, यानी इलेक्ट्रॉन रिच हो। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियस सीकिंग हो उसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, वो हमारा कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जो हमें टर्म दिखा रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? जो खुद क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। ये नेगेटिव चार्ज लविंग है, यानी इसके पास क्या होगा, ये फिर ये केटाइन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तभी तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, नेगेटिव लविंग है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होगा उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके बारे में और ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का, जिसमें से सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में ज़्यादा ब्रॉडली डिस्कस करने जा रहे हैं। अब न्यूक्लियोफाइल को हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये हमारा था न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे हमारे पास कार्बानाइन है, अभी हमने डिस्कस किया था, ये कार्बानाइन क्या है, जनरली ऑक्टेट इसकी पूरी है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और एक इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा है अपने प्रोटॉन के नंबर से, यानी एटॉमिक नंबर से। तो जो हमारा क्या हो, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो और उस पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, किससे, अपने एटॉमिक नंबर से, तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक दूसरे तरह का भी न्यूक्लियोफाइल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे हमारे पास है NH3, इसकी ऑक्टेट पूरी है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर किसी के साथ शेयर किया जा सकता है, ये लोन पेयर किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। और नेगेटिव चार्ज को भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में देखा जाता है, इसको ध्यान रखना है। नेगेटिव चार्ज भी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब जितने नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास एक्स्ट्रा है, ये मान के चला जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ पर एक हमारे पास, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इसके पास ऑक्टेट पूरी है, फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो किसी के साथ इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में अटैच किया जा सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ, जनरली किसी प्लस के साथ, और प्लस वाला हम आगे समझेंगे इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो प्लस वाले के साथ ये बॉन्ड बना सकता है और ये NH4 प्लस में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो जब किसी की ऑक्टेट पूरी हो फिर भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर, और उसको सेंट्रल एटम होना चाहिए, तो यानी यहाँ सेंट्रल एटम है, तो जब वो बॉन्ड बनाता है तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम बॉन्डिंग वाले चैप्टर में समझ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना के ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसके फॉर्म में।
ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर माना जाएगा, तभी तो दे रहा है, तभी तो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, भले वो अपने साथ ही बॉन्ड बनवा रहा है। तो इसलिए हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होगा, जैसे Cl-, जैसे OH-, जैसे O2-, जैसे CH3-, जैसे यहाँ पर CH3 ट्वाइस CH-। इस तरह से आपके न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। कौन से, नेगेटिव वाले, ये हमारा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूट्रल वाले कौन कौन होंगे, NH3 जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, H2O जिनके पास भी लोन पेयर है, ऑक्टेट पूरी होनी चाहिए, और सेंट्रल एटम पर एक एक लोन पेयर होना चाहिए, कम से कम एक। H2O हो गया, जैसे हमारा R2NH हो गया, जैसे हमारा RNH2 हो गया, जैसे हमारा अल्कोहल भी हो सकता है। अल्कोहल में ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। अब हम यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को। इलेक्ट्रोफाइल में अभी हमने क्या डिस्कस किया है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब उसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हो और उसका कोई ना कोई ऑर्बिटल वेकेंट हो, यानी एक हमारा ऑर्बिटल वेकेंट हो सकता है स्पीशीज का, इसको ध्यान में रखना है। जैसे हमने अभी CH3+ किया था, CH3+ के 3 बॉन्ड पूरे थे और एक इलेक्ट्रॉन को Cl ने या कोई और नेगेटिव एटम ने ले लिया था, ये ऑर्बिटल इसका वेकेंट हो गया जहां पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। यानी जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो क्या ओनली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ही इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो नहीं, और भी हैं जिसके सेंट्रल एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हो, जैसे AlCl3, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इसको हमने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम में, ये हमारा लुईस एसिड भी कहलाता है। तो जितने भी लुईस एसिड हैं वो कम से कम 1 पेयर इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट होते हैं और इसलिए वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा। तो सेंट्रल एटम के पास क्या है, ऑक्टेट पूरी नहीं है। कैसे पता चला, Al के पास यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है और इसके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन था। तो क्लियरली हर एक बॉन्ड 2-2 इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो ये हमारा क्या है, सेक्सटेट है। सेक्सटेट है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरी करनी, एक पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अभी हमने होमोलिटिक क्लीवेज में रेडिकल के बारे में पढ़ा था, जैसे CH3 रेडिकल, ये हमारा हेप्टेट है, अभी भी इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं है, इसको भी इलेक्ट्रोफाइल माना जाएगा। तो जितने रेडिकल्स हैं सबको इलेक्ट्रोफाइल माना जाता है क्योंकि वो हेप्टेट होते हैं, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ओनली हाइड्रोजन के केस में वो मोनोटेट होगा, यानी ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूट्रल में 2 तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होंगे, एक जिनको एक पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक जिसको सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला हमारा कहलाता है रेडिकल, और जिसको एक पेयर चाहिए वो जनरली क्या कहलाता है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड और रेडिकल ये सब इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे। और तीसरा हमने पढ़ा है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, तो वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।